हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। देखो, पार्ट 5 में अपन को टॉपिक जो करना है वो बेसिकली है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन उससे पहले और उस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो समझानी है वो मेरे को है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सब बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये सही भी है, लेकिन अपन को इसको और अलग तरीके से समझना है। देखो, ये सपोज करो कि एक लिक्विड है और जैसे ही इसे अपन गर्म करते हैं तो इसमें जब वेपर बनने लगती है तो वो वेपर जो है उसको ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, नीचे की तरफ दबा के रखता है। धीरे धीरे ये वेपर प्रेशर और बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब ये वेपर ऊपर उठकर लिक्विड से अलग होकर आएगी और अब अपन को उसमें बबल्स वगैरह दिखाई देने लगेंगे और इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे कि वो बॉयल होना शुरू कर दिया। तो अपन वेपर प्रेशर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझा सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटीएम, बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जितना है उतना ही रहता है जिस टेम्परेचर पर, और अपन ये भी जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर जिसपे वो बढ़ता बढ़ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। सपोज करो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो उसको अब थोड़ा ही गर्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब उसको जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही टेम्परेचर कम देना पड़ा, बोला तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो गया, कम। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो, अगर किसी का पहले से कम है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर करने के लिए बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और अगर पहले से ही ज्यादा है, मान लो वो लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, तो थोड़ा सा ही गर्म करते ही वो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखते हैं, एक टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले अपन समझते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। तो देखो, डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो मिक्सिबल लिक्विड को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं और अब मैं उसे सेपरेट करना चाहूं तो एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, जिससे सेपरेट कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें दोनों लिक्विड को एक कंटेनर में डालकर क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वो तो कंटेनर में ही रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो कंटेनर से वेपर बनकर कहां ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे कंटेनर में। ठीक है, उस ट्यूब से होते हुए। लेकिन ऐसा होने के लिए दोनों लिक्विड के बीच में टेम्परेचर का या बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, ऐसे केस में जब अपन उसको बॉईल करेंगे तो दोनों के दोनों ही थोड़ी बहुत वेपर में कन्वर्ट होकर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे केस में अपन यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेपरेशन तो किसके बेसिस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है, पर इसे ऐसे समझो कि इसमें बार बार वो प्रोसेस क्या करना पड़ता है, रिपीट। जैसे सपोज करो कि यहाँ दो लिक्विड है, इसको बॉईल करेंगे तो वेपर बनेगी, उस वेपर में से एक लिक्विड की वेपर ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। फिर जो यहाँ वो कंडेंस करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, तो जो यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें एक लिक्विड की अमाउंट ज्यादा होगी जिसकी वेपर ज्यादा बनी थी, और एक लिक्विड की अमाउंट कम होगी जिसकी वेपर कम बनेगी। फिर इस लिक्विड को वापस इस कंटेनर में डाल के फिर गर्म करेंगे, और फिर ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक ज्यादा वॉलेटाइल जो लिक्विड था वो किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उसे अपन कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं। सपोज करो कि ये एक वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या खींचा हुआ है, कर्व खींचा हुआ है। ठीक है, इसमें ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है, लिक्विड को, और जो नीचे वाली लाइन डिनोट कर रही है वो किसको कर रही है, वेपर को। यहां पर x से इक्वल टू 0 है या x से इक्वल टू 1।
या एक्स बी इक्वल टू 1 है और यहाँ एक्स बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स ए इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, बी की वजह से। तो ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। और यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है मतलब इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, ए की वजह से। तो वो किसका डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, ए का वेपर प्रेशर मैंने ज्यादा बनाया, इसका मतलब ए ज्यादा वॉलेटाइल है किसके कंपेयर में, बी। ज्यादा वॉलेटाइल का क्या मतलब है, ज्यादा वेपर प्रेशर होने की वजह से वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अपन ने देखा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो आसानी से वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे ए के मोल फ्रैक्शन अपन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अच्छे से समझो। देखो सपोज करो किसी एक पॉइंट पे, मान लो ये एक पॉइंट था और ये पॉइंट मैंने कहा बनाया, रेड पे बनाया। इसका मतलब ये कौन सी फेज पे बनाया, लिक्विड फेज पे। और इसको मैं नीचे यहां टच कराता हूं और यहां मानता हूं कि एक्स ए की वैल्यू कितनी आती है, 0.4 मोल। फ्रैक्शन कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.4। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 0.6। अब देखो इसी वेपर प्रेशर पे अगर ये पॉइंट को मैं गैस पे टच कराऊं तो गैस पे देखो, ये गैस पे तो इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब इसको नीचे टच कर रहा हूं तो या एक्स ए कितना आ रहा है, 0.8 और एक्स बी कितना आ रहा है, 0.2। इसका मतलब एक ही वेपर प्रेशर पे दोनों लिक्विड और जो गैस फेज थी उनमें मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, अलग अलग। इसका मतलब जनरली दो जो सॉल्यूशन होता है उसके लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन अलग होता है। लिक्विड के कंपोजिशन और वेपर के कंपोजिशन में फर्क क्या है, वेपर के कंपोजिशन में उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे जो ज्यादा वॉलेटाइल है। कौन ज्यादा वॉलेटाइल था, ए ज्यादा वॉलेटाइल था तो उसके मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इस वाले लिक्विड को मैंने यहां लिया जिसमें ए के मोल फ्रैक्शन कितने थे, 0.4 और बी के मोल फ्रैक्शन कितने थे, 0.6। जैसे इसको गर्म करूंगा इसकी वेपर बनेगी और वेपर में देखो कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, ए के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 0.8 और बी के कितने होंगे, 0.2। ऐसा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ए ज्यादा वॉलेटाइल था इसलिए उसकी वेपर ज्यादा बनी। अब जब इसको यहां पर ठंडा करूंगा तो जो लिक्विड आएगा उस लिक्विड में भी ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 0.8 और बी के कितने होंगे, 0.2। अब इस लिक्विड को इस फ्लास्क में क्या कर दूंगा, ट्रांसफर, और इस फ्लास्क में ट्रांसफर करके इस प्रोसेस को वापस रिपीट करूंगा। पहले इस प्रोसेस को अपन ग्राफ से समझते हैं। सपोज करो ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट है, अपन इसको यहां पे टच करवा देते हैं ऊपर, क्योंकि अब लिक्विड जो प्रीवियस गैस में था वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा देते हैं। अब इस लिक्विड को लेकर अब इसके करस्पॉन्डिंग गैस पे करूं तो देखो ये कहां टच हो रहा है, यहां पर। तो लिक्विड का कंपोजिशन तो क्या होगा, 0.8 और 0.2, मतलब ए के 0.8 मोल फ्रैक्शन है और बी के कितने, 0.2। लेकिन जैसे ही उसको बॉईल करेंगे जो गैस बनेगी, गैस में देखो ए के मोल फ्रैक्शन कितना आया, 1 और बी का कितना आया, 0। इसका मतलब वो वेपर अब सिर्फ और सिर्फ किसकी है, ए की। और वो वेपर जब यहां पर आकर कंडेंस होगी तो इसमें लिक्विड कौन सा होगा, सिर्फ ए का। बोले तो ए सेपरेट हो गया। हो सकता है कि ये दूसरी बार में ना हो तो तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार में ना हो तो चौथी बार में करेंगे, मतलब इसे बार बार करेंगे। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या करते हैं अपन, रिपीटेड ये प्रोसेस करते हैं। अब ये जो पूरी थ्योरी है वो बुक में कैसे लिखी हुई है उसको देखते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन जो दो वॉलेटाइल लिक्विड का बनाओ, मतलब जो दोनों लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपर में, बॉइल करते हैं तो उनके कंपोजिशन और मोल फ्रैक्शन सेम नहीं आते, किसमें, लिक्विड में और वेपर में। जैसे अपन ने देखा लिक्विड में कितना था ये और वेपर में कितना था ये। अब ये सेम क्यों नहीं आते, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल, अपन के केस में कौन सा था, ए, उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो हायर होते हैं इन वेपर। देखो ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बी के कंपेयर में, ठीक है। और यही बेसिस होता है किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और इनको सेपरेट भी कर सकते हैं किससे, रिपीटेड बॉइलिंग और कंडेंसेशन बोले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे मिक्सर को कहते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सर। एजियो नहीं, जियोट्रॉपिक, ए हटा दो, जियोट्रॉपिक मिक्सर। लेकिन कुछ बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका एक डिफाइनाइट, उनको मतलब जो वो सॉल्यूशन बनाया गया है वो एक डिफाइनाइट कंपोजिशन से बनाया गया, ऐसे नहीं कुछ भी मिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर के भाई इसको इतना परसेंटेज में लिया, इसको इतने परसेंटेज में लिया। और उस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं
तो उसके लिक्विड और वेपर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम आता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मान लो 0.4 और 0.6 था, इसको कन्वर्ट किया और वेपर में भी 0.4 और 0.6 ही आया, तो इसको वापस ठंडा करूंगा तो वापस ये का ये लिक्विड मिल जाएगा। फिर इसको मैं कितनी भी बार रिपीट करूं ये का यही मिलता जाएगा। तो कहने का मतलब है उसे अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वो जो सॉल्यूशन होगा एक फिक्स कंपोजिशन का, वो क्या कहलाएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सर। ठीक है, यहां से अपना टॉपिक निकलता है। इसको एजियोट्रोपिक को अपन और डिटेल में डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, इसके टाइप अभी देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो देखो ये जो एजियोट्रोपिक वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ए, जियो और ट्रॉप। ए का मतलब होता है नो, जियो का मतलब होता है बॉइल होना, ट्रॉप का मतलब चेंज। इसका मतलब नो चेंज ऑन बॉइलिंग। क्या चेंज नहीं हो रहा बॉइलिंग पे, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। लिक्विड में जो कंपोजिशन था, जो मोल फ्रैक्शन थे कंपोनेंट के, जब अपन ने उसको बॉइल किया वेपर फेज बनी, उसमें भी वो का वही कंपोजिशन रहेगा। तो a binary mixer which had same composition in liquid and vapor state and they boil at constant temperature, फिर वो दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे क्या होंगे, बॉइल होंगे, और फिर उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऐसे मिक्सर को क्या कहेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से यहां तक अच्छे से समझे इसको। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में जो 3 टर्म थी उसको अपन वापस लिखते हैं। पहला टर्म क्या थी, सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड इन वेपर फेज। बोले तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज दोनों ही क्या होंगे, सेम रहेंगे। बॉयल होगा वो एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। जैसे कि कोई खाली प्योर लिक्विड बॉयल हो रहा है, इसका मतलब उनके कांस्टेंट क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे जिसने राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया, वो सारे क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर होते हैं। ठीक है, अब देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर। एजियोट्रोपिक मिक्सर भी 2 तरह के होते हैं। क्यों, क्योंकि अपन सब जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। तो पहले अपन देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होंगे, जैसे ए और बी को मिलाकर ए बी का एक सॉल्यूशन बनता है, तो ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए और बी से दोनों से ही कम होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिक्सर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा आइदर ऑफ कंपोनेंट से, तब उसे क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। वापस रिपीट करता हूं, एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पे बॉइल होंगे, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना था उस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा, कम। एग्जांपल से देखते, देखो H2O और C2H5OH, इसका एक सॉल्यूशन बना है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एजियोट्रोपिक मिक्सर जो होता है वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन का होता है। ठीक है, तो H2O को लिया 4.4% और C2H5OH को लिया 95.6%। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज से, और फिर इसका सॉल्यूशन बनाया। ये एजियोट्रोपिक मिक्सर की तरह बिहेव करेगा, ना कि कोई भी परसेंटेज पे मिक्स करो वो बिहेव करेगा। ठीक है, इस परसेंटेज पे किया तो देखो H2O का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का था 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सॉल्यूशन का आ रहा है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इससे भी कम है और इससे भी कम है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वापस रिपीट करता हूं डेफिनेशन, एजियोट्रोपिक मिक्सर विच हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ कंपोनेंट, वो क्या होंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से कौन से वाले इस कैटेगरी में आएंगे, तो जिन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो किया था वो आएंगे। कारण देखो, जब पॉजिटिव डेविएशन था तो अपन जानते थे कि कंपोनेंट के बीच में वीक इंटरेक्शन था। मतलब अपन ने उस समय ऐसे लिखा था कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन जो है वो ए और बी के इंटरेक्शन से क्या होगा, कम होगा। वो कम होने की वजह से जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आया था वो क्या आया था, ज्यादा। अब अपन ने अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। यही वजह है कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे उनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कम होगा इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसको ग्राफ से समझते, देखो ये बॉइलिंग वेपर प्रेशर था H2O का और ये वेपर प्रेशर था अल्कोहल का। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए वेपर प्रेशर अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो है लिक्विड फेज और नीचे वाला गैस फेज। यहां पर देखो इस पॉइंट पे, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, 95.6% अल्कोहल को,
इस वाले पे लिक्विड और गैस दोनों ही फेज का कंपोजिशन क्या है, सेम ही है। जितना यहाँ मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा उतना ही क्या होगा, गैस फेज में भी होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। और ये पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर और इस वेपर प्रेशर से ऊपर भी है, बोले तो वेपर प्रेशर ज्यादा आया, और वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ऐसे कैसे अपने एक और हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सर विच हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ कंपोनेंट, मतलब दोनों कंपोनेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे H2O और HNO3 से सॉल्यूशन बना है और इसके परसेंटेज याद रखने हैं, 32% इसका, 68 मास बाय मास परसेंटेज से HNO3 इसका सॉल्यूशन बना। देखो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HNO3 का होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सॉल्यूशन का कितना आ रहा है, 120। दोनों ही कंपोनेंट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। कौन से होंगे ये, नेगेटिव डेविएशन वाले। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा, और वेपर प्रेशर कम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा। इसको भी ग्राफ से समझते, देखो ये वेपर प्रेशर था H2O का, ये HNO3 का, और ये वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, लिक्विड को, नीचे वाली किसको कर रही है, गैस को। लेकिन इस पॉइंट पे जो कि 68% HNO3 को शो कर रहा है, इस पे दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है, लिक्विड में भी वही आएंगे और गैस में भी वही आएंगे। क्यों, अगेन पॉइंट क्या किया है, टच किया एक पे। अब इस वाले पॉइंट पे अगर वेपर प्रेशर देखें तो यह आ रहा है, ये वेपर प्रेशर की रीडिंग जो है इस वाले से भी कम है और इस वाले से भी कम है, बोले तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। और अगर वेपर प्रेशर कम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से एजियोट्रॉपिक मिक्सर अपने कंप्लीट होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सर दो तरह के होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, वो चाहे कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, मोलरिटी के फॉर्म में हो, मोलरिटी के फॉर्म में हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने किस तरह का सॉल्यूट मिला है, बोले तो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी, कितना सॉल्यूट मिला है, सॉल्यूट की अमाउंट, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन को स्टडी करनी है, चार अपने सिलेबस में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वन बाय वन अपन चारों करेंगे। सबसे फर्स्ट लेते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो लोअरिंग का क्या मतलब होता है, कम होना। ठीक है, किस में कमी आ रही है, वेपर प्रेशर में। कब कमी आएगी, जब एक सॉल्वेंट में अपन ऊपर से क्या मिला देंगे, सॉल्यूट मिला देंगे। जैसे ही ऊपर से सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आती है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अपन प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आएगा उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो सपोज करो कि P0A जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PA जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। ठीक है, अब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब अपन ने डिवाइड किया किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये पूरी टर्म बनी, इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गेट्स लोअर्ड व्हिच इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये डेरिवेशन करेंगे, इस डेरिवेशन में क्या क्या सिंबल यूज करेंगे वो अपन पहले ही नोट कर देते हैं। तो देखो A मैं यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए और B यूज करूंगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। W से मैं रिप्रेजेंट करूंगा मास या वेट, P से रिप्रेजेंट करूंगा वेपर प्रेशर को, X को मोल फ्रैक्शन से, M को मोलर मास और N को नंबर ऑफ मोल से, ताकि अपन अगले को डिनोट कर सके कि भाई कौन सा सिंबल किस चीज के लिए। ठीक है, तो अपन देखो राउल्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। अपन वेपर प्रेशर निकालते हैं किसका, सॉल्वेंट का।
तो देखो राउल्स लॉ क्या कहता है कि जिस चीज का भी वेपर प्रेशर निकालना है उस चीज का वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन को अपन क्या करा दे, मल्टीप्लाई। तो देखो ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए और पी प्रेशर के लिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो कैसे निकालूंगा, पी नॉट ए एक्स ए से, और ये कहां से आया, राउल्ट लॉ से। फिर आगे बढ़ते हैं, अपन को क्या निकालनी है, रिलेटिव लोअरिंग। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अपन को पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट का था वो ज्यादा था और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर कम था, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा था इसको पहले नोट कर देते हैं, ये कम था बाद में, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, यहां पे लिख दिया, पी ए की वैल्यू या इक्वेशन 1 से निकाल के रख दी, पी नॉट ए एक्स ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों में देखो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, पी नॉट ए कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचेगा, पी नॉट ए तो बाहर चला गया, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा एक्स ए। अब देखो इस पी नॉट ए को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, पीछे क्या बचा, 1 माइनस एक्स ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी तक के डेरिवेशन में ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये एक्स बी पर डिपेंड नहीं कर रही, बी जो है वो सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्यूट पे डिपेंड करती तो वो क्या होता, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखो 1 माइनस एक्स ए को मैं एक्स बी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, और 1 माइनस एक्स ए की जगह एक्स बी लिख सकता हूं, तो इसको इधर लिख दिया। ये पूरी चीज जो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के हैं इसलिए ये कैसी हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन को हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालना है, किसका, सॉल्यूट का। तो देखो करते हैं कैसे, सिंपल सा है। देखो ये वाली इक्वेशन ऐसे कैसे लिख देते हैं, पी नॉट ए पी ए अपॉन पी नॉट ए एक्स बी की जगह, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो अपन डाइल्यूट लेते हैं, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के नंबर कम होते हैं, सॉल्वेंट के ज्यादा होते हैं। इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है किससे, सॉल्यूट के कंपेयर में। यही वजह है कि Na प्लस Nb को मैं क्या लिख सकता हूं, Na लिख सकता हूं, तो यहां नीचे लिख देंगे Na, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो N क्या था, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो देखो Nb निकालना है तो Wb अपॉन Mb, और Na निकालना है तो Wa अपॉन Ma, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना मोलर मास, वो भी किसका, सॉल्यूट का। तो देखो इस पूरे में मोलर मास सॉल्यूट का कौन सा है, M जो है वो मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है और B जो है वो सॉल्यूट को। तो ये वाली Mb वाली टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और इस वाली टर्म को मैं इधर लेके चला जाऊंगा। ये डिवाइड में जाएगी लेकिन रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो Wb ऐसे कैसे, Ma ऐसे कैसे, Wa ऐसे कैसे, और ये रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, अपने मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये अपन ने कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप नोट कर लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का क्या मतलब होता है, बढ़ना, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा, जब अपन किसी सॉल्वेंट में क्या मिला देंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले अपन को ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और जब अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा पहले के कंपेयर में, किसके इक्वल होने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए, क्योंकि वो पहले से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अब अपन को और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसको इक्वल करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा। बोले तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तो बोले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो boiling point of a solution containing non-volatile solute is higher than boiling point of pure solvent.
दिस इंक्रीमेंट इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको देखो अभी भी समझ नहीं आया तो इसे ग्राफ से समझो। देखो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। ये जो कर्व है ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। सॉल्वेंट का कर्व ऊपर और सॉल्यूशन का नीचे क्यों बनाया, क्योंकि अपन सबको पता है कि जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना और सॉल्यूट का इतना, बोले तो क्या है, कम है। इस पॉइंट पे देखे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना, सॉल्यूट का इतना, बोले तो कम है। तो हर पॉइंट पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। इनडायरेक्टली बोले तो सॉल्यूशन का क्या है, कम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक लाइन अपन कर देते हैं जो कि लाइन किसको डिनोट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और नीचे अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेम्परेचर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इस पॉइंट पे ये किसको टच कर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये पॉइंट से करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये सॉल्वेंट का है इसलिए अपन ने टी नॉट बी से डिनोट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है जो यहां पर कनेक्ट कर रहा है, ये वाला टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन के भी लेते हैं। सॉल्यूशन को नीचे क्यों बनाए, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका भी क्या होगा, वो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पे ये भी किसको क्रॉस करेगा, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे हुआ उस टेम्परेचर को अपन यहाँ पे टच कराते हैं, ये टेम्परेचर पे वो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, जिसको अपन ने टीबी से डिनोट किया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे साफ रीडिंग से क्लियर है, देखो टीबी बाद में आ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो ज्यादा है, किससे, सॉल्वेंट से। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एलिवेशन। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है इसलिए अपन ने टीबी को पहले लिखा और टी नॉट बी को बाद में लिखा। तो जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एलिवेट होता है, इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे अपन को ये प्रूफ करना है कि ये भी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली ये तो रिप्रेजेंट हो गया कि जो चेंज इन एलिवेशन और चेंज इन जो बॉइलिंग पॉइंट है, बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, सही है ना। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चेंज होगा, मतलब उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन वेपर प्रेशर। और अपन जानते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, अभी अपन ने निकाला था, किस पे डिपेंड करता है, या मैं इक्वल नहीं कह रहा हूं, इक्वल तो वो रिलेटिव लोअरिंग के था, लेकिन लोअरिंग जो होगी वो डिपेंड तो करेगी किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। बी का क्या मतलब था, सॉल्यूट, ठीक है, सिंबल वो के वो ही है, ठीक है। तो डेल्टा पी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। इन दोनों से अगर मैं एक साथ देखूं तो डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स बी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो अपन कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ के कांस्टेंट लगा देते हैं। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। और उधर भी अपन ने आइडियल सॉल्यूशन को डाइल्यूट कंडीशन में लिया था, जब डाइल्यूट कंडीशन में लेते हैं तो Na प्लस Nb की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Na, बोले तो मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगी। तो Nb की जगह Nb, इन नीचे वाले की जगह Na लिख देते हैं। अब Nb और Na की वैल्यू पुट करते हैं। N क्या होता है, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ B अपॉन मोलर मास B, मास ऑफ A अपॉन मोलर मास A। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये Ma ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये K और ये Ma मैंने इसके पास में लिख दिया, बाकी पूरा ऐसे कैसे लिखा हुआ है, K इंटू Ma। ये Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मोलर मास एक कंडीशन के लिए चेंज तो होने वाला है नहीं, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे, Kb। और Kb को कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, और इसे यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, जो पीछे जो चीज रही है इसको तो अपन ने Kb लिख दिया, जो पीछे चीज रही है उसको ध्यान से नोटिस करो। तो ऊपर क्या है, Wb अपॉन Mb, इस पूरे को मैं मोल लिख सकता हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या था, मोलेलिटी। क्या था, मोलेलिटी। तो इसको अपन मोलेलिटी से डिनोट कर देते हैं।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोलेलिटी पे, बोले तो कंसंट्रेशन टर्म पे, इसलिए ये भी एक तरह का क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक चीज और, केबी जो है उसकी यूनिट निकालते हैं, तो देखो केबी की यूनिट कैसे निकालेंगे? इस मोलेलिटी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो टीबी की यूनिट क्या होगी? टीबी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो या तो ये लिख दो केल्विन स्लैश मोल पर किलोग्राम, या फिर केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना डेरिवेशन था किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अपन इससे क्या निकालेंगे? इससे अपन मोलर मास निकालेंगे किसका? सॉल्यूट का। वो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नीचे करना है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी डॉट एम। एम जहां क्या थी? मोलेलिटी थी, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या तरीका है? जो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये अपना पूरा हो गया। अपन को एमबी निकालना है, तो एमबी को इधर ले लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये अपने इस फॉर्मूले से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन है। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू अपन न्यूमेरिकल करते समय अपन को वैसे गिवन होगी, इसकी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अपन को ये फॉर्मूला याद ही करना है, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन पार्ट नहीं है अपने। और इसमें जो जो भी चीजें हैं वो सारी ध्यान से देखो। एमए क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर गैस कांस्टेंट है। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, बोले तो वो हीट जिससे सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान देने वाली चीजें हैं कि ये सारी डेटा किसके हैं? सॉल्वेंट के। इसका क्या मतलब है कि केबी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब देखो अपन ने दो चीजें की है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उन दोनों पे एक एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, वो करते देखो। पहला एग्जांपल है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो ये प्योर बेंजीन का है और बेंजीन सॉल्वेंट है, तो पी नॉट ए कितना दे दिया? 0.850 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, बोले तो 0.5 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ले लिया? 0.5 ग्राम। सॉलिड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 39 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास लिख दिया। और जब मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 0.845 बार, बोले तो पहले से कम, ऑब्वियस है कम होगा। क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और मोलर मास जो है वो सॉल्यूट का दे रखा है, कितना दे रखा है? सॉरी, मोलर मास सॉल्यूट का तो फाइंड करना है, सॉल्वेंट का दे रखा है। सॉल्वेंट का कितना है? 78, और सॉल्यूट का अपन को फाइंड करना है। तो अपन को ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपन को डेटा पुट कर देने। बोले तो एक चीज और याद करना आप, ये जो अपन ने मोलर मास के जो फॉर्मूले लाए हैं लास्ट वाले, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा एमबी का फॉर्मूला जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के नीचे था वो ये था। इसमें अपन सारे डेटा पुट कर देते हैं। देखो एमबी तो अपन को फाइंड करना है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है? 0.5, और एमए की वैल्यू कितनी है? 78, और नीचे क्या है? 39। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39। ऊपर देखो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 0.850, और पी नॉट ए माइनस पी ए, तो देखो पी नॉट ए है 0.850 और पी है 0.845, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 78 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ है, ये 39 हो जाएगा। 39 से 39 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये तो पूरा कट गया एक दूसरे से, और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। पीछे क्या बचेगा? 850/5। 3 पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में इसमें भी 3 पॉइंट है, इसमें भी 3 डिजिट है, कट जाएंगे। 850/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 170 ग्राम पर मोल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3.54
11 केल्विन, वो भी कब, जब इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करे। और जो ब्रैकेट में दे रखा है वो प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है डेल्टा टी नॉट बी दे रखा है 353.23 केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीबी कितना दे रखा है 35411 केल्विन। देखो ये पहले के कंपेयर में क्या हुआ, बढ़ गया, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और देखो कितना सॉल्यूट मिलाया गया, 1.80 मिलाया गया, तो सॉल्यूट का मास दे दिया 1.80, और सॉल्वेंट का भी दे रखा है 90 ग्राम, और केबी की भी वैल्यू दे रखी है, और एम भी निकालना है। अगेन ये सब अपन को फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे सिर्फ डेटाबेस पुट करने, एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल है। केबी की वैल्यू कितनी है, देखो 2.53, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.8, और ये हो गया 1000, ठीक है। डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 35411 में से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे 0.88, कितना हो जाएगा 0.88 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 90, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा अपने, ये हो जाएगा 57.5, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने इस वीडियो के पार्ट को अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं। इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एजियोट्रोपिक मिक्सर किए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया, और क्या किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया, ठीक है। आगे के जो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से नोट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, खूब सारा पढ़ें, खूब सारा हार्डवर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।